नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे नई सरकार, चुनौतियों पार। आज जब सेंट्रल हॉल संसद में एनडीए की बैठक हो रही थी, तब एक तस्वीर बहुत गौर करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी के साथ, तो सबसे पहले वो अपने सांसदों का आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो तस्वीर है उसको देखिए, किसी के संविधान को वो ये तस्वीर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर जाकर जो अपना स्थान है उसको ग्रहण करते हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए आप। और एक तस्वीर और जो पूरे चुनाव में इन सब दलों को परेशान करती रही, जितने दल आपको यहां पर दिख रहे हैं, वो तस्वीर कहूंगा कि वो भी आपको दिखाई जाए। वो तस्वीर है राहुल गांधी की। ये तस्वीर पूरे चुनाव में, पूरे भारत की जहां भी रैली हो, जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये किताब राहुल गांधी के साथ रहती है। ये किताब देश का संविधान है और राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के हर लीडर के पास ऐसी ही किताब वो लेके लोगों को बताते थे कि संविधान पर खतरा है। कहीं ना कहीं आज मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं और वो सर्वोपरि भी है, क्योंकि लगातार बयान थे, लगातार चीज़ें बिगड़ रही थीं और इस संविधान ने हर तरीके से असर भी किया। जहां पर संविधान बचाने की बात रही हो, 2 बार के सांसद लल्लू सिंह हार जाते हैं अपनी अयोध्या जैसी सीट पर। संविधान ने वो इम्पैक्ट किया कि कई जगह बसपा उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई, लेकिन लगभग 16 सीटों पर भी उसने इम्पैक्ट किया जहां पर बीजेपी के सांसद जीते। अब एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं जो सबको देखने लायक होनी चाहिए। नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आज क्या किया? ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले बिहार पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, तब भी कुछ इसी तरह का इशारा उन्होंने किया था। फिलहाल ये इशारा नहीं, बाकायदा पैर छूने के लिए झुके थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें रोक लिया। ये 3 कुर्सियां बता रही हैं कि अगले 5 साल या अगले जितने भी समय सरकार चलती है, उनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितनी अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं। अमूमन ये तस्वीरें आपको नहीं दिखती थी। यहाँ पर जिस जगह पर चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा करते थे, और जहाँ पर एक सीटिंग सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको, और जहाँ पर नीतीश कुमार बैठे हैं वहाँ पर जेपी नड्डा होते थे और उनके लेफ्ट साइड पर अमित शाह होते थे। इस पूरे गठबंधन की जो तस्वीर थी, इसका सिटिंग प्लान बहुत देखने वाला है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे थे, यहाँ पर आपको हम पार्टी जिनका एक सांसद है उसके लीडर जीतन राम मांझी नज़र आए। वहाँ पर जिनकी एक सीट है अनुप्रिया पटेल, जिनके 3 जो उन्होंने एमएलसी सहित विधायक बनाए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपना जो प्रतिनिधित्व है वो मांग रही हैं। अनुप्रिया पटेल वहाँ पर थी अपने सोनेलाल पटेल से जो सांसद हैं। और वहीं हम बात करें तो चिराग पासवान भी थे, जिनका 100% का स्ट्राइक रेट है, 5 सीटें जीती। एक तस्वीर जिसने सबको चौंकाया, 2 सीटें यूपी से जीत के आए। इतने खराब प्रदर्शन में भी जयंत चौधरी की वो तस्वीर देखिए। ये जयंत चौधरी हैं, आरएलडी वाले जयंत चौधरी, और कोई जयंत चौधरी है नहीं। अभी कुछ दिन पहले इनके बाबा को
चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न दिया गया, तब सियासत गरमाई थी। तब जयंत चौधरी ने कहा था कि आपने क्यों नहीं दिया। हमने मांग रखी और वही बात अमल में लाई गई। सपा से गठबंधन टूटा, एनडीए में शामिल हुए, चुनाव लड़े और 2 सीट भी जीत गए, लेकिन मंच पर जगह नहीं मिली है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। और अब एक तस्वीर और, जिसने अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान बताया। आरोप लग रहे थे कि चाचा के साथ तुमने सही नहीं किया या चाचा ने तुम्हारे साथ नहीं सही किया। उसने उस दर्द को भी भुला दिया जब उसके पिता के घर से उसको सरकारी आवास जो था वो संग्रहालय बनाने की बात कर रहा था और नहीं बनाने दिया गया। उसका सामान लेकर 4 लोडर उसे बाहर कर दिया। ये तस्वीर को देखिए, किस तरीके से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुलार रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ जितने नेता बैठे थे, सबसे युवा नेताओं में अगर गिनती होगी तो उनमें चिराग पासवान ही थे जो उस मंच पे बैठे थे। अब खबर आ रही है कि शाम 6 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे और 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने का एनडीए दावा पेश करेगी। सरकार बनाने का एनडीए ने किया दावा। शाम 6 बजे राष्ट्रपति से मोदी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हो सकता हो 10 साल में आपने इसका फुल फॉर्म ना सुना हो। ये एनडीए है जिसका नाम एनडीए, और इस बार एनडीए की सरकार का भी जिस तरीके से लगातार जो गुणगान है सारे लोग कर रहे हैं, उसका संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आप सभी का आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली स्पिरिट है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए के दल के नेताओं का भी समर्थन किया। क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। आज की बैठक में एनडीए ने सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी,
honorable union ministers, respected NDA partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। और अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ राज अग्रवाल बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद साजिद हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अखिलेश सिंह, विशेष संवाददाता दिल्ली हैं। सबसे पहले अखिलेश सिंह का ही रुख करते हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में आज बहुत सारे सियासी घटनाक्रम होते हैं और अब 6 बजे अपना दावा पेश करने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का सरकार बनाने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात ये थी, आज जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो संविधान की एंट्री हुई है आज, वैसे इम्पैक्ट तो हमेशा रहता है, लेकिन चुनाव के बाद से जैसे चर्चा विपक्ष कर रहा था, लेकिन एक जो आज संसद में हुआ उस तस्वीर वो कहीं ना कहीं बता रही है कि संविधान ने इम्पैक्ट तो किया है। अखिलेश, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विशाल जी, चैनल की आवाज बहुत कम आ रही है, हम लोगों तक कम पहुंच पा रही है। जी, मैं उसको दिखवाता हूं सर, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं इस खामी को दूर करें। आज संसद के सेंट्रल हॉल में आज 11:30 बजे के आसपास एनडीए की बैठक हुई। एनडीए में जितने भी घटक दल शामिल थे उनके सभी सदस्य और पार्टी प्रमुख उस सेंट्रल हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया और बाकी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का नेता भी चुना गया। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान जितने भी एनडीए में घटक दल शामिल हैं, सभी घटक दलों ने उनको एक ध्वनि सर्वसम्मत से संसदीय दल का नेता चुना। सबसे पहले संसदीय नेता चुने जाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उसका समर्थन किया और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उसका अनुमोदन किया। इसके साथ साथ एनडीए के घटक दल जितने भी हैं उसके सभी नेताओं ने
उसका समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने अनुभव की बातें भी कहा और उनके एनडीए के जो रिश्ते रहे उन पर भी सब अपने विचार रखे। उसके बाद एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने के बाद नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में सभी नेताओं को, सांसद को और जितने भी घटक दल एनडीए में शामिल हैं सभी को संबोधित किया और अपनी पुरानी यादें और नई सरकार बनाने के बाद उनका विजन क्या है उसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही एनडीए घटक दल जितने भी हैं उनके सभी नेताओं और सांसदों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और धन्यवाद किया। अब सवाल होता है कि आगे की प्रक्रिया क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के सेंट्रल हॉल से संसदीय दल की बैठक से बाहर निकले और सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर गए, उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद भाजपा के संरक्षक मंडल में मुरली मनोहर जोशी उनके आवास पर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर गए, वहां से मुलाकात की। अब आगे की प्रक्रिया सरकार के गठन की जब शुरू होती है तो आज शाम 6 बजे का राष्ट्रपति भवन से नरेंद्र मोदी को टाइम मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्रपति भवन शाम को 6 बजे जाएंगे और अगली केंद्र में सरकार के गठन के लिए अपना दावा पेश करेंगे और फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ से सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह के एक समय तय किया जाएगा जो 9 जून को 7:15 बजे के आसपास रखा जा रहा है। फिलहाल ये आज का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा दिल्ली में। और यह घटनाक्रम के दौरान संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर तमाम नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को मिलकर बधाई दी, चाहे उसमें किसी भी पार्टी जो एनडीए घटक दल में शामिल है तमाम नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से अलग से भी मिलकर उन पर बधाई दी और सामूहिक बधाई पूरे एनडीए घटक दल के नेताओं और सांसदों की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को दी गई। फिलहाल इस घटनाक्रम को बदलते बदलते शाम 6 बजे तक सरकार के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल यार, रुक करूंगा मैं राज अग्रवाल जी का। राज अग्रवाल जी, आज पहले तो आपको बधाई भाई, एनडीए परिवार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इस बार अच्छा लगा कि एनडीए हम सुन रहे हैं, वरना कई बार से हम एनडीए सुन नहीं रहे थे। लेकिन एक 2-3 तस्वीरें वायरल हुई। एक तो नीतीश जी की पैर छूने के प्रयास पे, जो कि मोदी जी ने उनका हाथ रोक लिया, चिराग पासवान को गले लगाया। जयंत चौधरी को जगह क्यों नहीं दी गई? जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं, वो भी यूपी से, जहां पर आपका प्रदर्शन बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। जिसमें आज जो है एनडीए की, मेरी आवाज मिल पा रही है विशाल जी? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है जी। सर्वप्रथम तो नमस्कार आप सभी को। और मैं बताना चाहता हूं कि आज संसद भवन के जो केंद्रीय हॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो संविधान की जो प्रति वहां पे रखी हुई है, संविधान जो वहां रखा हुआ है, उसको प्रणाम किया है। और जो ये उस विपक्ष के मुंह पे एक करारा तमाचा है जो कि संविधान को लेके और संविधान के कॉपियों को लेके, संविधान की किताबों को लेके हर बैठक, हर जो है रैली में ये कहता फिर रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये उनके ऊपर करारा तमाचा है। और उसके बाद में हमारे एनडीए के सभी दलों ने प्रधानमंत्री जी को खुल के बड़े दिल के साथ में अपना समर्थन और अपने हृदय से आभार व्यक्त किया है, जीत के प्रति उन्हें बधाई दी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो है ये कहा है कि हम गठबंधन के सारे नियमों को, सारे धर्मों को, जो कि एक गठबंधन सरकार में धर्म होता है, निभाते चले आए हैं। भाजपा सरकार में पहले भी हम जब 303 सीटें जीते थे और 2014 में भी जब हम 282 सीटें जीते थे, तब भी हमने गठबंधन का पालन किया था। एनडीए को हम साथ ही लेके चले थे, एनडीए को हमने कहीं पर भी छोड़ा नहीं था। नहीं तो एनडीए सरकार नहीं, मैं वही कह रहा हूं, 10 सालों में हमने एनडीए नहीं सुना, हमने सुना मोदी सरकार। अब एनडीए सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल धर्म का पालन किया, 1-2 मंत्रालय आप दे देते थे, ऐसा नहीं। आप जिस तरीके से अपने परिवार के मुखिया को एक नाम दे दिया जाता है,
जिस प्रकार से अपने परिवार के मुखिया के सम्मान के प्रति उन्हीं के नाम से एक कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से पिछले जो है 10 सालों से जो है भाजपा सरकार, अगर मोदी सरकार के नाम से हम आप सुन रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस समय भी जिस तरीके से बड़ा हृदय करके हमारे जो है सारे गठबंधनों ने हमको जो है बधाई और हम अपना समर्थन दिया है, आगे भी आपको एनडीए सरकार और मोदी सरकार जैसे ही शब्द सुनने को मिलते रहे। आज भी प्रधानमंत्री जी का जो आपने भाषण सुना होगा अगर, तो उसमें 10 साल की बात करी प्रधानमंत्री जी ने, और ये भी कहा कि मैं बड़ी गंभीरता के साथ में इस बात को कह रहा हूं, और जो है उसके बाद में आगे 25 साल तक का विजन तक की बात प्रधानमंत्री जी ने करी। तो हम लोगों के किसी भी प्रकार से, हम लोगों का जो एक रोड मैप है, हम लोगों के जो कार्य करने का एक तरीका है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर और किसी भी प्रकार का कोई लचरपना आप नहीं देखेंगे। आगे आने वाले समय में सबको ये वाली बात पता लग जाएगी। जयंत चौधरी मंच पे क्यों नहीं थे? जी, जयंत चौधरी मंच पे क्यों नहीं थे? कुछ जानकारी आपको मिली हो अगर? जयंत चौधरी जी को मैंने सामने की तरफ ही देखा था, और ये तो संगठन का अपना फैसला रहा होगा या जिस तरीके से भी ये सोचा गया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों आपने देखा वैसे ही मैंने उनको सामने की तरफ ही देखा, मंच पर मैंने भी नहीं देखा उनको। अब जो भी फैसला रहा होगा। चलिए बिल्कुल, मैं साजिद भाई के पास चलूँगा। साजिद भाई, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं अब आप, तो बधाई तो आपको होनी चाहिए भाई कि उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने परफॉर्म किया, और आपके जो मुद्दे थे वो आज संसद में दिख गए इंडिया गठबंधन के, कि आज संविधान को हम लोगों ने, जो हमेशा से ऊपर था, आज उसको हम लोगों ने और उसकी निखर तस्वीर देखी। लेकिन आपके एक सहयोगी दल थे जयंत चौधरी, आरएलडी, बड़ा आप लोगों ने उनको लेके गाने बनाए, और एक ही कुन में 2 लड़के हो गए और चेवन्नी पलटना और तमाम सारी चीज़ें कही गई। लेकिन आज जो उनकी तस्वीर वायरल हुई, जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई जिन्होंने देखा, वो कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जयंत को मौका क्यों नहीं? पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी विशाल जी, कि जनता ने हमको जो है वो तीसरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दल बना दिया। जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जिसको सम्मान दे रही है, उनको सीटें बची रह जाए और उन्हें कब तोड़ दे ये भी पता नहीं। और जो आज वो संविधान को माथे से लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये जनता ने उनको नकार दिया है, उसके बाद उनको संविधान की याद आई है। नहीं तो संविधान चुनाव में मुद्दा नहीं था। ये तो जब आचार संहिता भी नहीं लगी थी, उसके बाद कर्नाटक के सांसद थे अनंत कुमार हेगड़े, जिन्होंने 10 मार्च को ये कहा कि साहब संविधान खत्म करना है, इसलिए हमको 400 सीट दीजिए। उसके बाद मेरठ से एक भाजपा के प्रत्याशी थे, और अब जो है सांसद है अरुण गोविल जी, फिर लल्लू सिंह, फिर तमाम गुजरात के नेता, राजस्थान के नेता भाजपा के, उन्होंने कहना किया कि हम इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं कि हमको संविधान बदलना। उस समय तक आचार संहिता चुनाव की नहीं लगी थी, लेकिन भाजपा का मंशा यही था, और उन्होंने खाली संविधान के बारे में सोचा। और देखिए, संविधान के सोचने के एक खातिर की उनकी मंशा थी सिर्फ बदलने की, और उनको जनता ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। अब अगर वो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो देश की जनता उनका क्या हाल करेगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने माथे से लगाना शुरू कर दिया है संविधान। आपकी आवाज साजिद भाई हम तक नहीं आ रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि अभी बात कर रहे थे संविधान की, तो संविधान के बारे में विपक्ष ने नहीं कहा था। संविधान के बारे में कहना जो शुरू किया था वो भाजपा के सांसदों ने शुरू किया था, और आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले 10 मार्च 2024 को कर्नाटक के सांसद थे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। उसके बाद मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी थे जो अब सांसद है अरुण गोविल जी, उन्होंने कहा। फिर लल्लू सिंह जी ने कहा, अयोध्या से जो उस वक्त सांसद थे अब पूर्व हो गए हैं। उसके बाद फिर राजस्थान, गुजरात के तमाम सांसदों ने कहना शुरू किया, और उसके बाद केवल उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जनता ने देखिए
उनका क्या हाल किया है कि उनको कहां से लाके कहां कर दिया है। अब अगर उन्होंने संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाली कहने में ये हुआ है तो छेड़छाड़ पर क्या उनकी हालत होगी। अब रह गई बात जयंत चौधरी जी की, तो जयंत चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मंच से हटाना शुरू कर दिया था। जब मेरठ में उनके साथ पहली रैली हुई तो भीड़ कम थी, तो इसके बाद ये माना गया कि शायद जयंत चौधरी की वजह से भीड़ कम है, तो तमाम जो और मंच थे उन पे जयंत चौधरी जी के, प्रधानमंत्री जी के मंचों पे उनको नहीं बिठाया गया और उनको मंच से दूर रखा गया। और वही आज भी हुआ है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। उनका क्या सम्मान है, उनको भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या सम्मान है, क्या इज्जत है, ये आज उनका अंदाजा लग गया होगा और उनके समर्थकों को भी। समाजवादी पार्टी उनको बहुत सम्मान देती थी और सम्मान, 8 उनके विधायक थे, इसके बाद भी उनको राज्यसभा सदस्य में भेजकर बड़ा सम्मान दिया गया, लेकिन उनको शायद वो सम्मान रास नहीं आया और वो फिर दूसरी जगह पहुंच गए कि शायद कुछ उनका इजाफा होगा, लेकिन और इजाफे के बजाय कोई उनको बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ, ना ही सियासी। और जो सम्मान है, अब वो सम्मान भी बचा रह गया, उनका बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और पार्टी बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप फसल देख सकते हैं महाराष्ट्र में कि शिवसेना उनके गठबंधन में थी और उसके बाद उन्होंने शिवसेना का क्या किया। अब नीतीश कुमार भी और टीडीपी उनके साथ है, अब उनका क्या हो, इस पर जनता को बड़ा लगी हुई है उम्मीदें कि सबकी निगाहें लगी हैं कि उनकी पार्टी कब भारतीय जनता पार्टी तोड़ दे, यह जो सहयोगी दल है, और कब जयंत चौधरी जी के भी एक स्थान पर टूट जाए, ये भी पता नहीं, क्योंकि लगातार कोशिशें, ये सुनने में आ रहा है कि कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है और अग्निवीर योजना को खत्म करने समेत तमाम मुद्दे थे, अग्निवीर खत्म करने के लिए कोशिश शुरू हो गई है। और अभी देखिए कि क्या होता है आगे आगे। बहुत बड़ा जो दिख रहा है वो नहीं होगा, बहुत बड़ा फेरबदल और बहुत सियासी घटनाक्रम। बिल्कुल मैं जब पीयूष त्रिपाठी जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, नई चुनौतियां हैं इस बार 10 सालों में, अब जो तीसरी बार चुन के आए हैं तो गठबंधन की सरकार है। इस बार जो घटक दल हैं उनकी भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है। अमूमन मोदी जी को ऐसी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जो बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने लगातार हर बार जहां भी रहे, चाहे वो गुजरात में सीएम रहे हों और चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, हमेशा फुल फ्लैश अपनी पार्टी को बहुमत में लेके आए। इस बार क्या चुनौतियां रहने वाली, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू की जो मानसिकता है, जो उनका पूरा बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल विपरीत है भाजपा से। पीयूष जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। देखो, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं, पीयूष त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। पीयूष जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? कब आ रही थी, अब नहीं आ रही। देखो, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, नई सरकार है, चुनौती अपार है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं एनडीए के बहुमत को सिद्ध करने के लिए। आज दोनों ही ने ये बयान दिया है कि हम बहुत लंबे समय से तक साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। और लगातार ये विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि कब तक साथ रहेंगे, क्योंकि 2018 में दोनों ने ही साथ छोड़ दिया था। और मुझे तो वो जुलाई या अगस्त का महीना रहा होगा जब 2023 में जब नीतीश कुमार एनडीए का जो ताना बाना बुनने की
अगुवाई कर रहे थे और सारे नेताओं को एक जगह लाकर खड़ा किया था। पहली मीटिंग भी उनकी बिहार में हुई थी, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन एक फिर नीतीश कुमार ने चीज़ों को बदला और वो फिर से एनडीए में गए। और 2025 में चुनाव भी है बिहार में। चलिए मैं मोहम्मद साजिद के पास चलता हूँ। साजिद भाई, आप लोग ये लगातार कह रहे हैं, अभी आपको भी मैंने सुना कि बड़ा खेला होने वाला है, बड़ी चीज़ें होने वाली। खेला है क्या? आप लोग सरकार के लिए गए क्यों नहीं? सरकार बना लेते जब आप लोग को इतना ही खेला करना है। जब आप लोग को सब आंकड़े आपके पास थे, बहुमत आपके पास अगर आपको लग रही है, तो आपको सरकार बनाने जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। खेला देखिए एनडीए गठबंधन की तरफ से ही होगा। अभी वहां चल रही है, उनको पहले कोशिशें कर लेने दीजिए। उनकी कोशिशें हो जाने के बाद फिर कोशिशें की जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार बुलाया जा रहा है सांसदों को, लेकिन इंडिया गठबंधन में सांसद अपना कुछ समर्थन लेकर पहुंच रहे हैं। और आज भी जो है वो एक सांसद है, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनको लेटर दिया है। और भी अभी इसी तरीके से शुरुआत होगी और भी लोग पहुंचेंगे। पहले जो इनको कोशिशें हैं वो सारी कर लेने दीजिए, उनकी कोशिशें हो जाने दीजिए, क्या होता है फिर उसके बाद। क्योंकि इनको जनता ने नकार दिया है। ये जो 40 दलों के साथ अब एनडीए, पहले तो हर चीज जो थी वो बस मोदी जी सरकार, मोदी जी के नाम पर सीट जीत रहे थे। तो अब वो नाम जनता ने नकार दिया है, जनता पसंद नहीं कर रही है। और 10 ग्राम जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि एनडीए या मोदी जी रहेगा। तो जो अगर इनके साथ रहेगा उसका क्या हश्र होगा, वो भी आप देखिए जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और वहां जो है वो विरोध शुरू हो गया है। और अगर ये रहते भी हैं तो कब इनके सांसद 16 से 4 बचे या 5 बचे, इनको ये खुद पता नहीं लगेगा। इससे पहले इनकी पार्टियां दो जो है वो टीडीपी होंगी, जैसे शिवसेना, और केवल इस बात की लड़ाई होगी साहब असली टीडीपी कौन होगी। जैसे शिवसेना के लिए लड़ाई हुई थी, ऐसे ही जदयू के लिए लड़ाई होगी कि साहब असली जदयू किसके पास होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो जाएगा वो वहां खत्म हो जाएगा और उसकी पार्टी नहीं बचेगी। उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपना सियासी वर्चस्व कायम रखना, अपना सियासी वजूद कायम रखना। तो अभी देखिए आप क्या होता है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है वो जिन के साथ रहती है या जिन कंधों पे जिस नाव पर सवार होते हैं वो खुद नाव डुबो देते हैं। यही होगा अभी आगे। राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब सुन रहे हैं। राज जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब अभी ये तो सीधा सीधा आरोप है कि आप पार्टियां तोड़ते हैं, आप जो है पार्टियों को 2 हिस्सों में करने का काम करते हैं, फिर लोग उसी में लड़ते रहते हैं राज्य के कि असली शिवसेना कौन। यही आपने चिराग पासवान के साथ भी यही हुआ। उद्धव ठाकरे जब आपके साथ थे तो बहुत अच्छे इंसान थे, आपसे अलग हुए तो आपने उनको भी ये कहना शुरू कर दिया। ना जाने क्या क्या कहा गया महाराष्ट्र में, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला। अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम भी आपको सुन पाएंगे। 37-38 सीट पाने वाले जो है ये सपा के प्रवक्ता मार प्रसन्न हुए जा रहे हैं। तो हम 243 सीटें 242 सीटें पाके खुश तो हो ही सकते हैं। ये फेल होने के बाद ग्रेस मार्क से पास हुए हैं, इनमें इतनी खुशी है तो 242 और 243 पे टॉप करने वाला छात्र तो खुश हो ही सकता है। भले ही उसको डिस्टिंक्शन ना मिली हो तो वो अलग बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कह रहे हैं कि हम सरकार तोड़ते हैं और ये क्या कहते हैं पार्टियों को तोड़ते हैं, तो ये वाली व्यवस्था तो इनके साथ भी भाई साहब। कौन ऐसा है जो इनका साथ छोड़ के नहीं गया? पपुआ बुआ पपुआ सबकी सरकार है तो इनके साथ में रह चुकी है भाई। आप बात बताइए ना, 5 सीटें थी पिछली बार इनकी, इस बार जनता ने इनको 38 सीटों पे जो इन्होंने झूठ फैलाया संविधान बदल देने का, उसके कारण इन्होंने कैसे फैलाया? मैंने तो खुद उस पर 3 शो किए। आप तो नहीं थे, साजिद भाई तो थे ही। नहीं देखिए अरुण गोविल ने क्या कहा, लल्लू सिंह ने क्या कहा, आनंद हेगड़े ने क्या कहा, एक और महिला सांसद थी उन्होंने क्या कहा, हमें 400 सीटें क्यों चाहिए।
हम आप सबको रोकेंगे। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। परीक्षा से 2 दिन पूर्व टेलीग्राम पर पेपर बिकने का आरोप। काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में किया गया प्रदर्शन। कानपुर से खबर, नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। सड़क जाम करके किया प्रदर्शन। परीक्षा में 2 दिन पूर्व टेलीग्राम पर पेपर बिकने का आरोप। काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में किया गया प्रदर्शन। कानपुर से खबर, नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। दो दिन पूर्व टेलीग्राम पर बिकना शुरू हो गए थे पेपर। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में किया प्रदर्शन। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। ये वो देखिए, ये वो ग्रुप है और यही वो जिसमें बाकायदा इस ग्रुप का नाम भी था। टेलीग्राम पे जो कम्युनिटी बनाई गई थी उसमें नाम लिखा हुआ था नीट पेपर लीक, और इसमें लगभग 13,500 लोग इसमें जुड़े थे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं समझा सारिका, नीट की जब परीक्षा पर बवाल हुआ था तब भी आपको, जब हम लोगों ने शो किया था कि पेपर लीक की खबर आ रही है, तब आपने लोगों से बात की थी वहाँ पर इसी कोचिंग मंडी में, जब जहाँ छात्र कह रहे थे कि हम लोग तैयारी करते हैं, हताश हो जाते हैं, और आज वही बात सिद्ध हुई है। 2 दिन पहले पेपर बिकने का आरोप हुआ है। सारिका, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से के न्यूज में प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, पेपर लीक होने के जो सिलसिले थे वो कई बार के न्यूज में दिखाया जा चुका और बाकायदे स्टूडेंट से उसमें बातचीत करी गई है स्टूडेंट का, क्योंकि भविष्य की बात होती है तो स्टूडेंट ने अपने विचार भी रखे थे। और एक बार फिर के न्यूज में जो खबर दिखाई गई है वो सच होती हुई सामने आ गई है। नीट परीक्षा के पहले परीक्षा लीक होने के मुद्दे पर हम लोगों ने बातचीत करी थी और बाकायदे स्टूडेंट से बातचीत करी थी, लेकिन अब जब नीट एग्जाम जो उसका रिजल्ट आया है, परिणाम जो आया है, उस पर असंतुष्टि स्टूडेंट्स ने जताई और एक बार आक्रोश व्यक्त करते हुए स्टूडेंट जो है सैकड़ों की संख्या में सड़कों में उतर गए हैं। तो ये जो नजारा है कानपुर के काकादेव मंडी का है और सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट है वो सड़कों पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नीट की जो परीक्षाएं हैं उसके होने के बाद जो परिणाम आए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। परिणामों में बहुत सी गड़बड़ी है और लगातार गड़बड़ी के विरोध करते हुए स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार आई है वो चाहती है कि स्टूडेंट्स कोई भी गलत कदम ना उठाएं, तो स्टूडेंट्स को संतुष्ट करने के लिए उनके हित को देखते हुए री चेकिंग की बातचीत करी गई है। री एग्जाम होना चाहिए। स्टूडेंट लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और री एग्जाम की बातचीत कर रहे हैं और अगर री एग्जाम नहीं होता है तो स्टूडेंट यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए जो विभाग है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर हंगामा करेंगे, रोड जाम करेंगे और इनके इस उग्र प्रदर्शन में जो डॉक्टर हैं वो भी शामिल होंगे। तो वो जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं किसी ने 5 अटेम्प्ट दिए थे, किसी ने 6 अटेम्प्ट किए हैं और रिजल्ट में उनका नाम ना आना एक बड़ी जो चूक है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे में उनके भविष्य को देखते हुए जो स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है कि हम अपना प्रदर्शन करेंगे और री एग्जाम जो है वो कराया जाए। जी बिल्कुल। और अभी तक इसमें क्या कुछ ये जो ग्रुप है इनका पता चल पाया, ये ग्रुप कौन चला रहे थे, ये कहाँ का मतलब ये वीडियो, ये इसका जो एडमिन है ये कौन था? देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने बताया कि टेलीग्राम में पहले से ही ये सारी चीजें टेलीकास्ट हो चुकी थी और टेलीग्राम में बहुत सी पेपर की भी बातचीत सामने आई थी कि पेपर भी लीक हो चुका है। हालांकि पेपर लीक होने पर पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो परिणाम है उसकी पुष्टि हो गई है और छात्रों ने खुद ही ये कहा है कि ये टेलीग्राम पर पहले टेलीकास्ट हो गया था। लेकिन छात्रों का आरोप कितना सिद्ध होता है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही
पता चलेगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाकायदे वीडियो बनाया है, वो मीडिया में वो लोग प्रकाशित कर रहे हैं। मीडिया में उन्होंने गुहार भी लगाई है कि उनको न्याय मिले, क्योंकि भविष्य का सवाल है और डॉक्टर बनने के लिए वो लोगों ने काफी सालों से मेहनत करी है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का हंगामा है वो रोकने के लिए सरकार को अब री एग्जाम कराने के साथ साथ जांच भी करानी होगी। जो कि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारिका आपका। तो कानपुर में नीट छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, 2 दिन पूर्व ही पूरे पेपर को टेलीग्राम के कम्युनिटी में लीक होने का आरोप लगाया। वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि रीपेपर कराया जाए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो राज अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। राज अग्रवाल, ये इस थोड़ा सा मुद्दे से हटके नीट पर भी सवाल कर लूँ अगर मैं आपसे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि इतना बच्चा फॉर्म भर रहा है उसमें जो सवाल बड़ा था ना कि 6 बच्चों के 720 अंक आए हैं, कितनों के 718 717 अंक आए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक जो कॉपी चेकिंग के माध्यम से भी ये पॉसिबल नहीं होता कि 716 717 718 नंबर आ जाए। पेपर लीक को लेकर अगर ये पेपर लीक होता है तो बहुत ही बच्चा परेशान होगा। इस पर क्या कुछ होगा? नई सरकार बन गई है, नया कानून हमें मिलेगा इस पर? अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। राजी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राजी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, जो पेपर लीक का मामला है उसमें तुरंत से एक्शन में योगी सरकार आती है, लेकिन ये जो मैं मामला देख रहा हूँ ये तो रिजल्ट का मामला है। जो पास हुए हैं, जो छात्र पास हुए हैं वो भी छात्र ही हैं। हजारों छात्र इसमें पास हुआ है। अगर ये नैरेटिव और ये अगर जो पास नहीं हुए हैं बच्चे अगर वो आक्रोशित होकर इस तरीके से अगर जुलूस निकालेंगे तो ये देश के लिए ठीक नैरेटिव नहीं है। ये रिजल्ट देखिए, अगर पेपर लीक के ऊपर किसी भी प्रकार का वो ये आरोप लगा रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं 2 दिन पहले देखिए वीडियो आ गया हमारे पास, ये ग्रुप में लोग ऐड थे 14-15 हजार। ये देखिए तस्वीरें चल रही हैं। क्या आ गया? 2 दिन पहले ही पूरा पेपर आ गया था। क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी, 2 दिन पहले ही बता दिया। नहीं, ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं क्या रिजल्ट लीक की बात? ये दोनों ही बात कर रहे हैं। क्या पेपर भी लीक हुआ है, इसी वजह से ये रिजल्ट गया है? नहीं, पेपर लीक, पेपर अभी 2 दिन पहले तो नहीं हुआ होगा ना, पेपर तो महीनों पहले हुआ होगा। वही कह रहा हूं कि जब उससे 2 दिन पहले ही ये कर लिया गया था, जो पेपर जो था ना वो आपको 2 दिन पहले ही टेलीग्राम पे लोगों को मिल गया था। वो ये बात कह रहे हैं बच्चे। अच्छा, पेपर लोगों को टेलीग्राम पे 2 दिन, उसके कारण ये रिजल्ट आया है, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये आंदोलन मतलब उस समय नहीं हुआ था जब 2 दिन पहले जो है पेपर लीक हो गया था? जानकारी नहीं आज दिखाया जा रहा है इस चीज को। कैसी बातें कर रहे हैं विशाल जी? आप एक बात को समझिए, ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की बात? नैरेटिव सेट हो रहा है, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। कोई बच्चा अगर आंदोलन कर रहा तो नैरेटिव सेट है, बात ही मत करिए। फिर आप सत्ता की बात कर लीजिए। जयंत चौधरी को भैया विजुअल हटा दीजिए और यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, मैं राजनीति की चर्चा करता हूँ, मैं राजनीतिक चर्चा करता हूं। मुझे ठीक है, मुझे मिल गया जितना जवाब मिलना था। मैं ये चाह रहा हूं कि जयंत चौधरी को, आपने गठबंधन धर्म निभाने की बात आप लोग कर रहे हैं, जयंत चौधरी जी को आप लोगों ने मंच पे क्यों नहीं बैठाया? जयंत चौधरी से क्या दिक्कत है? 2 सांसद तो वो भी लेके आए। अगर मंच पे जगह नहीं थी तो एक सांसद जीतने लिए अनुप्रिया पटेल क्यों साथ में थी? देखिए, इतना परेशान होने का विषय नहीं है। गठबंधन धर्म निभाने के लिए और गठबंधन धर्म को निभाने की प्रक्रिया एनडीए के खून में रही है, रक्त में रही है। हमने एनडीए को हमेशा कभी भी छोड़ा नहीं है। जब हमारी सीटें ज्यादा आई थी तब भी हमने एनडीए को कभी नहीं छोड़ा। अनुप्रिया पटेल पहले भी हमारे यहाँ मंत्री थी और भी पार्टियों के मंत्री पूर्व में भी हमारे यहाँ रहे हैं। जयंत चौधरी को उनका जितना हक होगा वह पार्टी और जितना संगठन जो भी तय करेगा, हाईकमान तय करेगा, वो उनको दिया जाएगा। आमने और सामने बैठने को इतना राजनीतिक बनाने की आवश्यकता नहीं है और ये कुछ जल्दी भी है। आप समय आने पर देखिएगा, जयंत चौधरी को उनका जितना हक होगा वो बिल्कुल मिलेगा पार्टी के अंदर। बिल्कुल। चलिए, मैं पीयूष त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। पीयूष जी, चुनौतियां अपार है। मेरा सवाल आपसे फिर से वही है, चुनौतियां इस बार अपार हो गई हैं, क्योंकि जो होता क्या है, जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में हो तो आप फैसले लेने में आप बिल्कुल नहीं कतरा रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा अगल बगल को देख के फैसले होंगे। सवाल है आपका? जी।
तो मुझे ये कहना है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ स्मरण करती है अथवा नहीं, ये राज अग्रवाल भाई साहब बताएंगे। उन्होंने बहुत पहले कुछ कह दिया था, सुना दूं विशाल जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था, बाधाएं आए तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। आज से रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी ने जो कहा है, सिर्फ इनको उतना करते रहना है। ये बात सही है कि आपके इस सवाल से मैं सहमत हूं कि पूरे 10 साल से मोदी सरकार ये कहा जा रहा है। लेकिन अब एनडीए की सरकार बन रही है तो घटक दलों में एनडीए की सरकार कहा जाएगा, कहना चाहिए। परिस्थितियां बदल गई हैं, हम बहुत ज्यादा भूतकाल में जी नहीं सकते। किसने सोचा था भाई चुनाव तक कि समाजवादी पार्टी वो इतनी भारी संख्या में सीटें लेकर के आएंगी। हम और हमारे समेत तमाम अपनी बिरादरी के लोग जिन्होंने एग्जिट पोल किए थे, वो सब गलत साबित हुए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अभी किसी ने कहा कि इनके खिलाफ, संविधान के खिलाफ। अरे भाई, यही नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संविधान दिवस मनाया। एक हाथी पर संविधान की प्रति लेकर नीचे नीचे गुजरात का मुख्यमंत्री पैदल चल रहा था और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि जब 26 जनवरी है ऑलरेडी तो संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। तो अब ये बातें करना कि हम संविधान के रक्षक हैं, वो संविधान नष्ट कर देंगे, ये बात जनता की समझ में तो आ गई। मगर संविधान की गारंटी, मैं 100 बातें बता दूं, कांग्रेस की बता दूं 100 बातें, जिन्होंने 99 बार संविधान बदला। संविधान बदलने का क्या मतलब है? छेड़छाड़, धारा बदल देना। तो ये होता रहा है, तो अब कोई गारंटी नहीं ले सकता। भाई, मध्य प्रदेश में संविधान नहीं लागू क्या? गुजरात में संविधान नहीं लागू क्या? उत्तराखंड में, दिल्ली में, झारखंड में संविधान की प्रतियां नहीं है क्या? वहां के लोगों ने क्यों भर भर वोट दिया? एक भी सीट किसी को नहीं मिली है। तो इन चीजों को, इस नैरेटिव में से बचना होगा हम लोगों को। विशाल जी। बिल्कुल, मैं मोहम्मद साजिद का रुख करूंगा। साजिद जी, इन चीज़ों से तो सही बात, आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान का मुद्दा यूपी में कारगर था तो एमपी में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर भी, और आज मोदी जी ने भी कहा कि 7 आदिवासी बाहुल्य राज्यों में मेरी सरकार है, हमारी सरकार है, माफ़ कीजिएगा। देखिए, संविधान बदलने का मुद्दा और तमाम अन्य मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था और महंगाई था, संविधान था। सभी मुद्दे पर जनता ने गंभीरता से चिंतन और मंथन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज किया है, उनको नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है संविधान की विरोधी रही है, संविधान राष्ट्रध्वज की विरोधी रही है। उनके यहाँ संघ के कार्यालय पर भी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद जो है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के बाद संघ कार्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराना शुरू किया गया था, नहीं तो इससे पहले राष्ट्रध्वज नहीं फहरता था। और जितनी बेकदरी, जितना जो है वो राष्ट्रध्वज का जो है वो बेइज्जती इन भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। अभी जब इन्होंने राष्ट्रध्वज को किया कि घर घर तिरंगा, उसके बाद वो तिरंगा लोगों ने लगाया 15 अगस्त को, और उसके बाद वो तिरंगा एक जो उसका सम्मान था वो फिर जहां तहां गलियों में, नालियों में, जगह जगह कुत्ते के ढेर में वो तिरंगा दिखाई दिया, जबकि तिरंगा का एक सम्मान है। और तिरंगा लोग जब कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी देश के बड़े आयोजन होते थे उसमें तिरंगा लगता था और तिरंगा का लोग सम्मान करते थे। लेकिन घर घर तिरंगे के नाम पर वो उस दिन तो लगा, उसके बाद उसका कितना जो है वो लोगों ने उसकी जो है वो सम्मान नहीं किया। और जगह जगह सपा वालों ने नहीं किया होगा भाई साहब, भाजपा वालों ने पूरा सम्मान किया उसका।
ये और देखिए जगह जगह जहाँ पे पड़े चलिए हुए मैं भी आपके मिले पास किसी आऊंगा राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपसे जवाब ले लूंगा और उसका। ये जो इनको बेचारों को क्या किया जाए, इनका अभी वो खत्म नहीं हो रहा है। नहीं जैसे नहीं, अभी हम नीट बेचारे पर नहीं हुई है, बेचारे आपकी शायद जो इनको 5 सीटें जब थी तब भी इनको विपक्ष में ही बैठे हुए थे, 38 है, अब भी विपक्ष में ही बैठोगे 5 साल भाई साहब। 36 हैं अभी इनकी, देखिए क्या होता है। इनकी सीटें 36 आई सीटें हुई हैं, हैं। 2 कहाँ से बढ़ा ये दिया आपने, 36 हैं। अब आप 2-2 बढ़ाएंगे 35 तो ये है पहुंच जाएंगे बहुमत तक। लोगों की, इंडिया गठबंधन की 43 है और 43 सीटें हैं। ये पता नहीं अग्रवाल अरे साहब कितनी कहाँ हैं, खिसक कुछ जाएंगी उनको नीचे से, जानकारी कम आपको है। क्या मालूम है भाई साहब। अब सब पहले भानुमति के कुनबे को जोड़ के तो रखिए, ठगबंधन को जोड़ के तो रखिए, ये भी आपके वो लिए भी जोड़ा तो हुआ है, आप है। परेशान अगर मत हम होइए। एनडीए को जोड़ के पहले रखे चलिए हुए पहले हैं तो पहले उनकी आपके बात लिए खत्म हो भी जाने कम दीजिए राज जी, पहले नहीं उनकी है। बात खत्म हो जाने दीजिए। पहले पहले आपके साथ जो है, पहले उन्हें तोड़िए, फिर किसी दूसरे के जोड़ बात भाई करिए। मूल यहाँ तो भाई केवल जोड़ने का काम किया जाता है। भाई मूल इंडिया सवाल पर आ गठबंधन में जाइए, केवल मूल सवाल जी पर आइए केवल इंडिया विशाल। गठबंधन जोड़ने का काम करता है, चाहे देश हो, चाहे लोग हो, चाहे दल हो। ये तोड़ने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का है। पहले जो आपके साथ आए उन्हें तोड़िए, पहले जैन जी का सांसद नहीं तोड़िए, नहीं, फिर हम क्यों नीतीश जी तोड़ेंगे, को हम चलिए तो तोड़िए। बिल्कुल जोड़ेंगे साहिब अपने जी, मैं साथ आपको में। रोकूंगा, राज जी जल्दी से जवाब दीजिए। आपका इतिहास रहा है तोड़ने का, आपका इतिहास रहा है, उसी हिसाब साजिद भाई करेंगे। रोकूंगा आपको, राज जी जल्दी से जवाब दीजिए, साजिद जी की मूल बातों भावना का। नहीं तोड़ेंगे। जी 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 आप बताइए क्या पूछ रहे थे। जी, अरे अब तो मैं राज जी से जवाब ले लूँ, आपने जो बातें की उन पर जवाब लेता हूँ, फिर डिबेट को क्लोज करता हूँ। नहीं, नेशनल चैनल पे या किसी भी टीवी चैनल पे बैठ के इस तरीके की बातें किसी भी प्रवक्ता को शोभा नहीं देती हैं। घर घर तिरंगा कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम था जिसका कोई जवाब नहीं है। लोगों में इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा थी उस कार्यक्रम को लेके। सपा के कितनी बंदों ने अगर उन्हें सड़क पे फेंक दिया होगा तो उन्हें भी हमने उठाया है तिरंगे को सम्मान से, और उनका सम्मान समाजवादी किया है पार्टी से ज्यादा आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते। किया है। देश को ठीक है? जोड़ने का समाजवादी काम तो ये करती है। समझिए। ये अब तो हमको भारतीय बोलें, जनता साजिद जी। पार्टी बता रहा हूँ, भानुमति के जनता कुनबे जो में जनादेश तो साजिद आप जी उनको, ये जो अरे आपका वो इंडी दोनों लोग को गठबंधन रुक जाइए, दोनों लोग बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल है क्या कि आपके पास तो 240 हैं, उनके पास 37-38 जितनी भी हैं, लेकिन मछली बाजार मत बनाइए, न्यूज़ चैनल है। आप एक साथ अपनी एक एक करेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। राज जी अपनी बात को खत्म करिए जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना है। राज जी, अरे अब समय दिया तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि इनको ये पता होना चाहिए, खुश होने का बहुत विषय नहीं है। ये खुशी कब काफूर हो जाएगी, 2-4 दिनों में, 7 दिनों में, पता भी नहीं लगेगा। जब ये 99 सीट पाए हुए कांग्रेस से किसी तरीके का कुछ पाएंगे नहीं ना, तब उसके बाद में इन्हें पता लगेगा कि किसे होता है, कौन कहता है कि गठबंधन के किस तरीके से निभाए जाते हैं संबंध। ये आगे आने वाली स्थिति इन्हें देखने दीजिए। 5 सीटें जब थी तब भी विपक्ष में ही बैठे थे, कुछ नहीं बिल्कुल, कर अब ये पाए देखना थे। होगा कि किस तरीके से अब विपक्ष के लिए भी 37 चुनौती सीटें है तो हैं, तब भी सरकार कुछ के लिए नहीं चुनौती। कर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई सरकार चुनौती अपार, ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन को भी अपने ब्लॉक को सुरक्षित रखने की चुनौती है। जहां पर हम बात कर रहे हैं टीडीपी और जेडीयू की, जयंत चौधरी की या चिराग पासवान की, लेकिन इधर भी अगर बात करें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कैसे ही एक कुनबे में रहेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल के इस कार्यक्रम में था। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।